गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं एक वैसा चैप्टर लेकर आया हूँ 10th स्टैंडर्ड के लिए खासकर। अगर इसे पढ़ लिए तो आपका 10 नंबर बोर्ड में पक्का। ये सीबीएसई वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे ज्यादा हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर का वेट है। जी हाँ, सही गेस किए हैं आप। नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी इंडिया में राष्ट्रवाद। इसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय भी कहा जाता है। आज हम चलेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ेंगे, और इसमें मैं ये बताऊंगा भी बच्चे कि इसका क्या वेटेज है आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए, ये बोर्ड में कितने नंबर्स का आता है। और कह सकते हैं कि सोशल स्टडी में सबसे ज्यादा अगर मार्क्स आता है तो वो नेशनलिज्म इन इंडिया से आता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है आप लोग जान गए, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए ठीक है, ये देख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं बच्चे इस चैप्टर को द फर्स्ट वर्ल्ड वार से। फर्स्ट वर्ल्ड वार से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसका पेन कहाँ है? पेन लेना पड़ेगा, हाँ ठीक है। कर लेंगे। हाँ तो बच्चे, तो आज हम इस चैप्टर का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग को तो मालूम ही होगा बच्चे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। ये देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, क्या आप बता सकते हैं कोई भी? तो सुनिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो ड्यूरेशन है वो है आपका 1914 टू 1918। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। आप बोलोगे सर पढ़ा रहे हो आप नेशनलिज्म इन इंडिया और बात कर रहे हो वर्ल्ड वार का। है कनेक्शन भाई, है, ऐसे थोड़ी बक देंगे। तो देयर इज अ कनेक्शन, वर्ल्ड वार का भी कनेक्शन है इसमें। देखिए यहां पे हुआ क्या, what were the impacts of first world war on India? As we know that India was the colony of Britain. इंडिया जो था बच्चे उस समय ब्रिटेन का कॉलोनी था। किसका कॉलोनी था? ब्रिटेन का कॉलोनी था। और यू नो दैट ब्रिटेन वॉज इन्वॉल्व इन अ वार फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इस बार में ब्रिटेन जो था बहुत लंबे समय से इन्वॉल्व था। तो कहीं ना कहीं अगर लंबे समय से इन्वॉल्व है ब्रिटेन और ब्रिटेन का कॉलोनी इंडिया है, तो जरूर इंपैक्ट पड़ेगा, चाहे इकोनॉमिकल इंपैक्ट पड़े या किसी ढंग का इंपैक्ट पड़े। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इंपैक्ट पड़ा इंडिया पे। ये देख लो आप, सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। कौन कौन से सिचुएशन क्रिएट कर दिया? न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। क्या था न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बच्चे? हम इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखो, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। इट मींस वी कैन से दैट एज यू नो दैट Britain was involved in a war for a longer period of time. In that situation, there was a huge war expenditure. There was a huge army expenditure. यानी ब्रिटेन का आर्मी एक्सपेंडिचर जो था, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था, दैट मल्टीप्लाइड इन नंबर, वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। और जब तेजी से बढ़ना शुरू हो गया बच्चे, तो यू नो दैट इंडिया वाज द कॉलोनी। नो ब्रिटेन स्टार्टेड टू इंक्रीज, ब्रिटेन स्टार्टेड टू इंक्रीज द what taxes, they started to impose taxes on Indian। वो इंडिया पे टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन को एक्सपेंडिचर झेलना पड़ रहा है और वो इंडिया वालों पे टैक्स इंपोज कर दिया, heavy tax imposed कर दिया। It means we can say that which was fenced by a war loans
and increasing taxes custom duties were raised and income tax introduced. यानी कि इंडियन स्पेस ने टैक्स को ज्यादा बढ़ा दिया, impose कर दिया. They started to impose taxes on Indian. Why it was so? Because the war expenditure was increasing day by day. उसका जो वार एक्सपेंडिचर था, वार का जो खर्च था, वो क्या होते जा रहा था, बढ़ते चला जा रहा था. आपने क्या देखा, पहला क्या देखा कि जैसे ब्रिटेन का एक्सपेंडिचर बढ़ा, उसका वार एक्सपेंडिचर बढ़ा, उसने क्या किया, इंडियन पे ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया. इट मींस ब्रिटेन स्टार्टेड टू इंपोज हायर टैक्सेस ऑन इंडियन. नेक्स्ट क्या है रीजन बच्चे, विलेजेस वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स. यस, देखो यहां पे, you know that there was a shortage of soldier also in first world war. So britain started to recruit indians into the british army. ब्रिटेन जो था अब इंडियंस को ब्रिटेन आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया. यानी कि अब भारतीयों को जबरदस्ती वो ब्रिटेन के सेना में रिक्रूट करना शुरू हो गया. ठीक है, यानी दे स्टार्टेड टू रिक्रूट इंडियन सोल्जर्स इनटू ब्रिटिश आर्मी एंड दैट्स कंसीडर्ड एज अ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मींस जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया ये लोग. ठीक है, और इसके वजह से क्या हुआ भाई, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो इंडियंस थे, इट मींस द लोकल पीपल ऑफ इंडिया, दे वर एनॉयड फ्रॉम ब्रिटेन. वो ब्रिटेन से पूरी तरह से गुस्से में हो गए कि भाई वर्ल्ड वार आप लड़ रहे हो, आप समझो, हम इंडियंस को क्यों सता रहे हो भाई, जबरदस्ती क्यों इंडियंस को आर्मीज में भर्ती कर दे रहे हो, ब्रिटेन आर्मी में भर्ती कर दे रहे हो, और विदाउट ट्रेनिंग. अगर विदाउट ट्रेनिंग आप भर्ती कर दे रहे हो तो मरने के लिए भर्ती कर रहे हो ना, और वहां पे जाकर मर भी जाते थे. तो देखिए रीजन. नेक्स्ट है, नेक्स्ट रीजन क्या हुआ, वर्ल्ड वार का और क्या प्रभाव पड़ा. इन 1918, 1919 and 1920, 1921 crops failed in many parts of India resulting a shortage of food. अब बताओ, आप कहावत सुने हो ना, एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला. ठीक है, पहले से ही गरीब था इंडिया, उसके बाद प्राकृतिक ने भी इसको और गरीब कर दिया. क्यों, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया. क्यों भाई, क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि क्रॉप्स फेल्ड हो गया. क्रॉप्स फेल्ड हो गया इन द सेंस कि वहां पे जो क्रॉप्स का उपज था वो बुरी तरह से पिट गया. ठीक है, क्रॉप्स फेल्ड हो गया, टैक्स भी हेवी देना है. यानी कह सकते हैं कि इंडियन पे पहाड़ टूट गया भाई. भले ही ब्रिटेन लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार, लेकिन पहाड़ किस पे टूट गया, इंडियन पे. बिकॉज इंडियन हैज टू पे ए लॉट ऑफ टैक्स टू द ब्रिटेन. ब्रिटेन को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था यहाँ पे. और लास्ट में क्या है बच्चे, दिस वॉज एक्कम्पेन्ड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. देखो भाई, इन लोग का दुख तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता. ये दुख काहे नहीं खत्म होता है, ये वाला सिचुएशन हो रहा है. इन्फ्लुएंजा, देखो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा भी आ गया, इंडिया में इन्फ्लुएंजा भी आ गया. एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2021. अब आप बोलोगे सेंसस क्या होता है सर, सेंसस भैया जनगणना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन पीरियोडिकली, एन ऑफिशियल काउंटिंग डाउन ऑफ पॉपुलेशन पीरियोडिकली. यानी कि हर 10 साल पे जो सेंसस होता है बच्चे, उसको हम लोग कह सकते हैं कि पीरियोडिकली 10 वर्ष पे होता है, और इसे जनगणना कहते हैं हम लोग. तो इन्फ्लुएंजा इंडिया में अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल्स perished as a result of this. यानी कहने का मतलब है बच्चे कि 12 से 13 मिलियन लोग मर गए, निपट गए. कैसे, यही इन्फ्लुएंजा के कारण, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण. तो यू नो दैट व्हाट वेयर द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया. अब समझ में आया क्या कनेक्शन था इंडिया और ब्रिटेन में, समझ में आ गया होगा आपको. चलिए ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए. चलिए, हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा. एक तरह से कह सकते हो कि बुरा प्रभाव पड़ा भारत पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है. ये देखिए, ये देख रहे हैं फिगर, इज इट विजिबल टू यू. देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है,
Indian workers in South Africa marched through wall crust 6 November 1913 and Mahatma Gandhi was leading the workers from Newcastles and Travansils when the marches were stopped. यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब क्या था कि इंडियंस को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ब्रिटेन ने भेजना शुरू कर दिया. Now Indian started to exported as the गुड्स की तरह एक्सपोर्ट कर दिया लेबर के काम करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जहां जहां पे ब्रिटेन का कॉलोनी था, जहां जहां पे क्या था, ब्रिटेन का कॉलोनी था. इट मींस वी कैन से दैट इन सिंपल लैंग्वेज दैट द कंडीशन ऑफ इंडियंस वर टू मेजरेबल. जो इंडियंस का कंडीशन था बहुत ही दयनीय था बच्चे. चलिए आगे देखते हैं. हाँ जी, अब आ गया आपका मेन चैप्टर. ये है आपका मेन चैप्टर, सत्याग्रह. क्या लिखा हुआ है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह का मीनिंग समझो बच्चे, क्या होता है. अगर पूछा जाए आपसे कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां लॉन्च किया था, वेयर महात्मा गांधी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सत्याग्रह. सत्याग्रह वो पहले कहां लॉन्च किए थे? तो बहुत लोग बोलेंगे चंपारण चंपारण चंपारण. नो 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 नो, ऐसा नहीं है बच्चे. सबसे पहला सत्याग्रह जो लॉन्च किए थे वो था आपका साउथ अफ्रीका में. महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया था. अब बोलोगे सर ये सत्याग्रह क्या है भाई, इसका मतलब क्या होता है, सत्याग्रह है क्या? तो बोलेंगे इट वॉज द मास एजिटेशन विच इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ. ये मास एजिटेशन है, जन आंदोलन है जो नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे बेस्ड था. नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा और सत्य पे बेस्ड था. अरे नाम से ही क्लियर है ना, सत्याग्रह, सत्य पे चलने के लिए आग्रह करना. ठीक है, तो महात्मा गांधी ये लॉन्च किए थे सबसे पहले साउथ अफ्रीका में. तो छोड़ो हम साउथ अफ्रीका क्यों जाए, हम लोग बात करने जा रहे हैं कहां, हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया का. ठीक है, तो सत्याग्रह मीनिंग समझ गए. सत्याग्रह का मतलब इट इज द मास एजिटेशन विच इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ. ये मास एजिटेशन है जो नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ पे बेस्ड है बच्चे. चलो देखो यहां पे, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया जनवरी 1915. महात्मा गांधी जो है वो, अब बोलोगे सर कहां से आ गए 1915 में? अरे साउथ अफ्रीका से. तो बोलोगे सर गए कब? When he went to the South Africa, तो वो गए थे बच्चे, साउथ अफ्रीका जो गए थे वो गए थे आपका 1893 में. कब गए थे? 1893 में, जब ये लंदन से यानी कि ब्रिटेन से लॉ पढ़ के आए थे. उसके बाद 1893 में दादा अब्दुल्ला के कहने पे, किनके कहने पे? अब बोलोगे सर हु वाज दादा अब्दुल्ला? दादा अब्दुल्ला वाज वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ हिज फादर. किसके फादर? महात्मा गांधी के फादर के वो दोस्त थे और ये साउथ अफ्रीका में बिजनेस करते थे. तो उन्हीं को केस लड़ने के लिए, टू प्रैक्टिस लॉ, है ना, सिंपल इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट टू प्रैक्टिस लॉ ही वेंट विद दादा अब्दुल्ला टू साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में गए थे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए. ठीक है, तो मैं क्या बोला कि 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए और लौटे कब बच्चे, यहां पे लिखा ही हुआ है. He returned to India in January 1915. अब बोलोगे सर एक्यूरेट डेट बता दो मुझे. एक्यूरेट डेट भी मैं बता सकता हूं तुम्हें. 9th जैन, क्या है? 9th जैन, 9 जनवरी 1915 को वो इंग्लैंड से, सॉरी साउथ अफ्रीका से, कहां से? साउथ अफ्रीका से कहां आ गए? भारत आ गए. और आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि किनके आग्रह पे, किनके आग्रह पे आए भाई? इन्हीं का एक गुरु थे, इनका एक क्या थे? गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु. क्या थे? पॉलिटिकल गुरु. उन्हीं के कहने पे, किनके कहने पे? अपने पॉलिटिकल गुरु के कहने पे. ठीक है, अब देखिए आने के बाद वो क्या गुल खिलाए महात्मा गांधी भारत में आकर. किसी किसी को तो ऐसा भी लगता है जी कि महात्मा गांधी पैदा ही टकला हुए थे. अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा सोचना भी नहीं. उनका बाल भी अच्छा था, कोट भी पहनते थे, हैंडसम लगते थे भाई. चलो, तो यहां पे देखो
1915 में जनवरी में इंडिया में आए और इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। ये पावर ऑफ ट्रुथ भी बोलो, ट्रूथ भी बोलो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। हाँ, सत्याग्रह का में क्या बताना चाहे, किसको इम्फेसाइज करना चाहे बच्चे, किसको इम्फेसाइज करने का मतलब है किसको दर्शाना चाहे, तो पावर ऑफ ट्रूथ का एंड द नीड ऑफ द सर्च ऑफ ट्रूथ। पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य का पावर और सत्य के लिए खोज। It suggested that if the cause was true and if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight oppressor। कहने का मतलब है, he has given one of the statement that you are fighting against injustice. If you are fighting against injustice, then we can say that non-violence can be more powerful than that of the violence। अगर आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं तो नॉन वायलेंस जो है वायलेंस से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये महात्मा गांधी का कहना है, ठीक है। चलिए आगे क्या कुल खिलाया इन्होंने भाई, तो इन्होंने कहा कि हमें नॉन वायलेंस के साथ, नॉन वायलेंस वही एक थप्पड़ इधर तो एक थप्पड़ इधर भी लगा दो, वो वाला नॉन वायलेंस, ठीक है ना, कोई एग्रेशन नहीं दिखाना है। तो क्या बोलेंगे, it was the mass agitation, सत्याग्रह was a mass agitation which is based on non-violence and truth। ये non-violence truth पे था और महात्मा गांधी ने इसको लेकर स्टेटमेंट दिया कि if you are fighting against injustice, if you are fighting against injustice, then non-violence can be more powerful than that of the violence। Have you got it बच्चे? चलो ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। By this struggle, truth was पॉन्ड अल्टीमेटली ट्रियम्फ। अगर ऐसे नॉन वायलेंस से स्ट्रगल करते हो, नॉन वायलेंस से संघर्ष करते हो, तो आपको एक न एक दिन विजय मिलेगा। विजय मतलब ट्रियम्फ, ठीक है। आगे से महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। इन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस जो है हर कम्युनिटी को, हर वर्ग के लोग को यूनाइट कर सकता है, इसलिए यू मस्ट फॉलो नॉन वायलेंस एंड बाय द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस मैं अंग्रेजों को भी एक दिन भगाऊंगा। ये महात्मा गांधी का कहना है। तो चलिए देखते हैं कैसे भगाते हैं। हाँ, ये देखिए भाई साहब, ये लिखा हुआ है यहाँ पे द रॉलेट एक्ट। क्या लिखा हुआ है? द रॉलेट एक्ट। अब बोलोगे सर ये रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट आया था भैया 1919 में। कब आया था रॉलेट एक्ट? 1919 में। अब बोलोगे सर रॉलेट एक्ट क्या है? तो इट वाज द एक्ट विच इज पास्ड बाय ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली, इंपेरियल लेजिस्लेटिव, ब्रिटिश इंपेरियल लेजिस्लेटिव द्वारा पास किया गया था। एंड थ्रू दिस एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से, थ्रू दिस एक्ट ब्रिटिश पुलिस कैन अरेस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट एंड दे कैन बी प्रिजन फॉर 2 years विदाउट एनी केस और विदाउट एनी ट्रायल। नहीं धसा? नहीं समझ में आया? अरे मैं हूं ना भाई। हाँ, ये रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव द्वारा बनाया गया था और इसके तहत ये ब्रिटिश पुलिस को इतना पावर दे दिया, इतना पावर दे दिया, इतना पावर दे दिया कि अब ब्रिटिश पुलिस अगर किसी पे शक भी होता था ना कि ये जो है व्यक्ति क्रांतिकारी है, ये रेवोल्यूशनरीज है, ये सत्याग्रही है, तो उसको अरेस्ट करके, चाहे वो सत्याग्रही हो, चाहे क्रांतिकारी हो या ना हो, उसको अरेस्ट करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। दे कैन बी प्रिजन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल और विदाउट एनी केस। इसको काला कानून के नाम से भी जाना गया। महात्मा गांधी ने कहा कि ये बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून है। महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट को लेकर क्या बोले? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है ये। किसको बोले? रॉलेट एक्ट को बोले। किसको बोले बच्चे? रॉलेट एक्ट को बोले। देखो बताया ना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा लाया गया थे। देखो ये क्या किया, इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। पुलिस को, खासकर पुलिस को ज्यादा पावर दे दिया और जिसके तहत पुलिस जो है अब सबको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जिसको पे शक होना, जिस पे भी सस्पेक्ट हुआ, जिस पे भी डाउट हुआ, उसको अरेस्ट किया और उसे जेल में डाल दिया। उसको क्या कर दिया बच्चे? जेल में डाल दिया। एक बार फिर से बोल दे।
Rowlatt Act was the act which is passed by इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसके द्वारा? इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटेन में। एंड थ्रू दैट एक्ट ब्रिटिश पुलिस गोट इनॉर्मस पावर, ब्रिटिश पुलिस गोट इनॉर्मस पावर, उसे इनॉर्मस पावर मिल गया। एंड थ्रू दैट पावर नो ब्रिटिश कैन अरेस्ट एनी इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, on the basis of dot, and they can be prison for 2 years without any case or without any trial। तो मैं आशा करता हूं बच्चे कि आप इसे समझ गए। ठीक है, देखो वही पे लिखा हुआ है, वही सब लिखा हुआ है। गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ। इन्होंने क्या लॉन्च किया? रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। किसने लॉन्च किया? महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच इनजस्टिस लॉज व्हिच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। जानते हो बच्चे, 6 अप्रैल को इन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने क्या लाया? रॉलेट सत्याग्रह लेकर आया और इसका पूरी तरह से विरोध किया। इसका किसका? यही रॉलेट एक्ट का पूरी तरह से विरोध किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने। चलो ठीक है भाई, अब आगे भी देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये देखिए क्या है? आफ्टर रिजल्ट ऑफ सीडीएम। इससे पहले, सीडीएम से पहले मैं आप लोग को यह बताने जा रहा हूं बच्चे। क्या बताने जा रहा हूं? नॉन कॉपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन। और मैं इसमें तीन यानी कि 3 सत्याग्रह के बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोग रुक लो और मैं एक नया पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या है। ये देख लिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सत्याग्रह। क्या? सत्याग्रह। सत्याग्रह, ठीक है। किसने लॉन्च किया? महात्मा गांधी ने। अब देखो बच्चे कि कहां कहां पे लॉन्च किया ये सत्याग्रह। भारत में आए तो कहां कहां पे लॉन्च किया इन्होंने। ठीक है, कहां कहां लॉन्च किया बच्चे? सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन्होंने सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह लॉन्च किया सबसे पहले चंपारण में। कहां बच्चे? चंपारण में। अब बोलोगे सर ये चंपारण है कहां? मुझे बताओ आप कि है कहां चंपारण। अरे चंपारण बिहार में है भाई। तो चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह सबसे पहले लॉन्च किया 1917 में। 1917 में। इन 1917 फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी लॉन्च्ड सत्याग्रह इन चंपारण। सत्याग्रह इन चंपारण, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? सत्याग्रह। कहां लॉन्च किया? चंपारण में। कब लॉन्च किया? 1917 में। अब बोलोगे सर वाई और किनके कहने पे ये चंपारण आए यहां पे? There was a one personality whose name was राजकुमार शुक्ल। आप नाम तो सुने होंगे, राजकुमार शुक्ल। भैया ये पढ़ लोगे ना, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा जी। हाँ, राजकुमार शुक्ल किनके कहने पे? राजकुमार शुक्ल के कहने पे राजकुमार शुक्ल जो है ये मिले थे महात्मा गांधी से और उनसे कहा था कि देखिए सर आप एक बार चंपारण आइए और स्थिति को देखिए कि कितना दयनीय स्थिति है वहां। ठीक है, कितना दयनीय स्थिति है, क्या चल रहा था। अब बोलोगे सर अब बताइए ना कि क्यों 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 लॉन्च हुआ था सत्याग्रह, क्यों लॉन्च हुआ था चंपारण में? तो बोलेंगे बच्चे सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी in Champaran in 1917 against the oppressive plantation system of indigo। oppressive plantation system of indigo। इंडिगो के oppressive plantation system आप जानते हो किसके खिलाफ हुआ था? क्यों 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 हुआ था? तो अगेंस्ट बच्चे ये आप लोग देखते जाओ, अगेंस्ट ऑपरेसिव plantation system of oppressive plantation
सिस्टम ऑफ इंडिगो, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो। इंडिगो मतलब नील की खेती, इंडिगो मतलब क्या होता है, नील की खेती। तो इट वॉज द सत्याग्रह विच वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1917 अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो। तो बोलो क्या सीन था सर वहां पे? सीन ये था ना बच्चे कि द ब्रिटिश कंपेल्ड फार्मर्स ऑफ चंपारण टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड। ब्रिटिश कंपेल फार्मर्स ऑफ चंपारण टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड। अपने फील्ड में नील की खेती लगाने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था। वाई इट वाज सो? क्यों? क्यों बताएंगे, लेकिन अभी ये सुन लो। हाँ, तो वहां पे क्या नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। एंड द फार्मर्स वेयर रिलक्टेंट टू ग्रो, रिलक्टेंट मीन्स होता है न चाहते हुए, है ना। द फार्मर्स वेयर रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड। यू नो बच्चे, मैं ऐसा ऐसा स्पोकन बोलूंगा ना, इसमें मजा आ जाएगा तुम्हें। तुम्हें लगेगा कि हाँ कोई टीचर से पढ़ रहा हूं मैं, क्या वर्ड है, एकदम स्टैंडर्ड वर्ड, ठीक है ना। तो द फार्मर्स वेयर रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड, अपने खेत में इंडिगो लगाने से इनकार करते थे, लेकिन जबरदस्ती, यानी कि ब्रिटिश ने जबरदस्ती उनको इंडिगो लगाने पे मजबूर किया। वाई इट वाज सो? बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपोर्ट इंडिगो फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। क्यों क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पहले आ गया था, और इंडियन इंडिगो वाज नोन फॉर इट्स क्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियन इंडिगो जो था पूरे विश्व में जाना जाता था अपने क्वालिटी के लिए। समझ गए बच्चे? चलो ठीक है। अब देखो कितने कितने भूमि पे, कितने लैंड पे इन लोग लगाने के लिए बोला जाता था। जानते हो इसको क्या कहा गया? तीन कठिया प्रणाली। क्या कहा गया बच्चे? तीन कठिया प्रणाली। 3/20। कितने भूमि पे? 3/20 लैंड एरिया पे। और इसे तिनकठिया सिस्टम कहा गया है, तिनकठिया प्रणाली कहा गया है। चलो बच्चे, तो आपने क्या देखा? आपने देखा सत्याग्रह। क्या देखा? सत्याग्रह। और कहां का सत्याग्रह? तो चंपारण का सत्याग्रह। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम आपको बताते हैं, क्या बताते हैं भाई, कि और कहां सत्याग्रह इन्होंने किया। चलो भैया खेड़ा में आ जाते हैं। खेड़ा में भी इन्होंने सत्याग्रह किया बच्चे। कहां किया? खेड़ा। ये ई है जी, ठीक है। खेड़ा, कहां सत्याग्रह किया इन्होंने? खेड़ा में भी सत्याग्रह किया। अब खेड़ा में सत्याग्रह क्यों किया इन्होंने भाई? व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सत्याग्रह इन खेड़ा, और किसके खिलाफ किया, है ना, किसके खिलाफ किया और क्यों किया? देखो खेड़ा में क्या हुआ ना बच्चे, कि ब्रिटिश वेयर इम्पोजिंग हायर एंड हायर टैक्सेस ऑन द फार्मर्स। फार्मर्स पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज करते जा रहे थे। और उस दिन क्या, उस दिन बोल रहे हैं, उस ईयर क्या हुआ? द क्रॉप्स वाज फेल्ड एंड द फार्मर्स वेयर टोटली डिपेंडेड ऑन क्रॉप्स। द फार्मर्स वेयर टोटली डिपेंडेड ऑन क्रॉप्स। क्रॉप्स पे डिपेंड थे, उनका रोजी रोटी क्रॉप्स था। अगर क्रॉप्स फेल्ड तो किसान फेल्ड, उनके बाल बच्चे सब फेल। ठीक है ना। कहने का मतलब है दे वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड दैट ईयर क्रॉप्स वाज फेल्ड। सो वहां के फार्मर्स, कहां के फार्मर्स? खेड़ा के फार्मर्स, दे वांटेड टू रिलैक्सेशन इन टैक्सेस। दे वांटेड टू रिलैक्सेशन इन टैक्सेस। वो चाहते थे कि इस ईयर टैक्स में रिलैक्सेशन होना चाहिए, टैक्स छोड़ देना चाहिए ब्रिटिश द्वारा। बट ब्रिटिश ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने कहा नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सक्यूज एनीमोर। मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं करूंगा। यू हैव टू पे टैक्सेस। आपको टैक्स देना है तो देना है। किसने ऐसा कहा? ब्रिटिश ने कहा। किसने कहा? ब्रिटिश ने कहा। तो क्या बोलेंगे? खेड़ा में सत्याग्रह क्यों हुआ बच्चे? वाई सत्याग्रह इन खेड़ा? सत्याग्रह खेड़ा में क्यों हुआ? तो सत्याग्रह खेड़ा में इसलिए हुआ कि इन द महात्मा गांधी लॉन्च्ड दिस सत्याग्रह इन द सपोर्ट ऑफ फार्मर्स ऑफ खेड़ा। वेयर इज खेड़ा? गुजरात में है, ठीक है। तो महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह in Kheda in the support of farmers who were not able to pay taxes to the Britishers, who were not able to pay taxes to the Britishers, जो ब्रिटिशर्स को टैक्स देने में सक्षम नहीं थे क्योंकि क्रॉप्स फेल्ड हो गया था। तो उनके सपोर्ट में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को लॉन्च किया। ये समझ में आ गया बच्चा? चलो ठीक है। तो खेड़ा का सत्याग्रह 1918 आ जाओ, 1918, ठीक है, ये हुआ।
दूसरा सत्याग्रह मैं बता दिया ना, चल तीसरा सत्याग्रह भी बता देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे, ठीक है। तीसरा सत्याग्रह कब हुआ? तीसरा सत्याग्रह हुआ आपका अहमदाबाद, 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 ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है पता है तुम्हें? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, आपके ज्योग्राफी में पढ़ना होगा, ठीक है ना। दिस इज कंसीडर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अहमदाबाद इज कंसीडर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो बच्चे, अहमदाबाद में सत्याग्रह क्यों हुआ? वाई सत्याग्रह इन अहमदाबाद, ठीक है। क्या था ना बच्चे, यहां सत्याग्रह इसलिए हुआ क्योंकि द वर्कर्स ऑफ मिल वर्कर्स, this satyagraha was launched by Mahatma Gandhi in the support of mill workers. Why it was so? Because the condition of mill workers were miserable over here. यहाँ पे मिल वर्कर्स का जो कंडीशन था बहुत ही माइजरेबल था। क्या था बच्चे? माइजरेबल था, दयनीय था। वाई वाई इट इज सो? बिकॉज देयर वेजेस वाज टू मीगर, देयर वेजेस वाज टू लो, उनका वेजेस जो था बहुत लो था, और दे वर वर्किंग फॉर कंटिन्यूअसली 16 to 18 आवर्स। कैन यू इमेजिन? पैसा बहुत कम और वर्क बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सो महात्मा गांधी लॉन्च्ड दिस सत्याग्रह इन द सपोर्ट ऑफ मिल वर्कर्स, इन द सपोर्ट ऑफ मिल वर्कर्स। इतना पढ़ लिए ना भाई, यही सब है। चलो ये समझ गए, 3 सत्याग्रह मैंने समझा दिया आपको। कौन कौन भाई साहब? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। क्लियर है? क्लियर है ना सबको? वेरी गुड। चलिए इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं एक बार फिर से 1919 में। तो आप लोग ने देख लिया, क्या देख लिया भाई? तो 1919 में आपने देखिया रॉलेट एक्ट आ गया। क्या आ गया? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या लाया था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी जो थे, खिलाफ में, अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में क्या लाए थे? रॉलेट सत्याग्रह लाए थे। क्या लाए थे बच्चे? रॉलेट सत्याग्रह। क्या लाए थे? रॉलेट सत्याग्रह लाए थे। कौन लाए थे बच्चे? महात्मा गांधी। और इसी रॉलेट सत्याग्रह को दबाने के लिए, इसको कमजोर करने के लिए कौन? ब्रिटिश। क्या लगा देता है बच्चे? इसको कमजोर करने के लिए यहां पे लगा देता है मार्शियल लॉ। क्या लगा देता है? मार्शियल लॉ। तो ऑल ओवर पंजाब, हरियाणा, इधर मार्शियल लॉ लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मार्शियल लॉ। अब बोलोगे सर मार्शियल लॉ क्या होता है? मार्शियल लॉ क्या होता है? तो इट वाज द लॉ थ्रू विच द सिविक राइट्स ऑफ द पीपल, द सिविक राइट ऑफ द पीपल इज सस्पेंडेड फॉर अ वीक, फॉर अ डे, फॉर 2 or 3 days, ठीक है ना। ये एक ऐसा लॉ होता है जिसके तहत जो सिविक राइट होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है, सिविल राइट्स होता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी कि आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, आप भीड़ में इकट्ठा होकर कुछ मीटिंग नहीं कर सकते हैं, ये लगा हुआ था। एंड द इंडियंस वेयर अनअवेयर अबाउट दिस मार्शियल लॉ। ये मार्शियल लॉ उनको धसा ही नहीं भाई। ये क्या होता है मार्शियल लॉ? हमको पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं था, और किसी को पता नहीं था। और इसके वजह से एक बहुत ही रुला देने वाला घटना, बहुत ही दिल को दुख देने वाला घटना क्या होता है, मैं वो बताने जा रहा हूं। ये देखिए क्या होता है। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, ठीक है बच्चे, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1990 को क्या हो जाता है भाई? जालियां वाला बाग हो जाता है। जालियान वाला बाग, ओ माय गॉड, जालियान वाला बाग हो जाता है। कब होता है जालियान वाला बाग बच्चे? 13 अप्रैल 1919। हुआ क्या? सो सुनो, हुआ क्या वो सुनो। हुआ ये बच्चे, मैं बताया कि मार्शियल लॉ लगा था, और उसी समय अमृतसर, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? अमृतसर का नाम सुने हो आप लोग? गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, ठीक है। ये अमृतसर में एक फेयर लगा हुआ था बच्चे, और उसका नाम था वैसाखी फेयर। वैसाखी फेयर, वैसाखी फेयर।
यानी वैसाखी फेयर का मतलब है वैसाखी मेला लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? मेला लगा हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। और कहाँ पे? तो जालियानवाला बाग में लगा हुआ था ये मेला। द फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जालियानवाला बाग। ठीक है। और कौन सा फेयर? वैसाखी फेयर। कौन सा फेयर? वैसाखी फेयर। सम ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, सम ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, कुछ क्रांतिकारी वहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हुए थे। एक तरफ मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हुए थे। क्यों मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हुए थे? बोर्ड टीचर तुम्हें नहीं बताएगा क्यों। वाई दे ऑर्गेनाइज देयर मीटिंग? जानते हो बच्चे, दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक का नाम था सत्यपाल मलिक। एक का नाम क्या था? सत्यपाल मलिक। और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। याद रखना, सैफुद्दीन किचलू। किचलू, सैफुद्दीन किचलू। दो व्यक्ति को छुड़ाने के लिए यही डिस्कस चल रहा था कि दो व्यक्ति को छुड़ाना है। किसको किसको? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़ाना है। ठीक है, यही मीटिंग चल रहा था जालियानवाला बाग में। किसी ने मुखबेरी कर दी बच्चे। मुखबेरी का मतलब क्या? ऐसे तो कहा जाता है राजहंस, राजहंस ने मुखबेरी किया था, नाम था व्यक्ति का। तो किसी ने मुखबेरी कर दिया, इट मींस जाकर अंग्रेजों को बता दिया। जाकर किसको बता दिया? अंग्रेजों को बता दिया। और उसके बाद क्या हुआ सो सुनो। उसके बाद जनरल डायर, नाम सुने हो? जनरल डायर, जनरल डायर, जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर ordered his troops, General Dyer ordered his troops to close the exit gate of Jallianwala Bagh, close the exit gate of Jallianwala Bagh and opened fire on the mass people, जो बेचारे निर्दोष थे, जिनको पता भी नहीं था, उनको इतना बुरी तरह से कत्लेआम मचा दिया बच्चे वहां पे। He killed many innocent people, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया गया। Several peoples, बताया जाता है बच्चे कि अप्रोक्स 300 peoples were killed, 300 peoples were killed, 300 लोगों से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। And thousands were injured, और हजारों लोग घायल हो गए। और उसी समय एक बच्चा था, उधम सिंह का नाम सुने होंगे, वही बदला लिया था बाद में जाकर। वो स्टोरी बाद में है। ठीक है, तो आप समझ गए जालियांवाला बाग क्या था बच्चे। मैं आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे हो। यू आर एबल टू अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स इन फैंटास्टिक वे। ओके, चलो आगे चलते हैं भाई साहब, चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम लोग 1920 में घुस जाते हैं। क्या घुस जाते हैं? 1920 में घुस जाते हैं। 1920 ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या है ये? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। ठीक है, कब आया भैया? सर 1920 में आया। ठीक है, हु लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ये मूवमेंट को किसने लाया? तो जानते हो बचवा, इस नॉन कॉपरेशन को कौन लाया था? हु लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? एक बार फिर से वही उस समय का स्टार महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। जानते हो भाई, ऐप पे आना ना गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, ऐप पे तुम आ कर तो देखो, मैं बताऊंगा लास्ट में कौन सा ऐप। ठीक है, उस पे आओ ना, एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लॉन्च किए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बोलोगे सर ये क्या था? व्हाट वाज दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। नॉन कॉपरेशन का मतलब असहयोग आंदोलन। असहयोग, यानी कि इस मूवमेंट के जरिए महात्मा गांधी ने कहा द इंडियंस विल नॉट कॉपरेट टू द ब्रिटिशर्स, द इंडियंस विल नॉट कॉपरेट टू द ब्रिटिशर्स। कहा उन्होंने कि इंडियंस को ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करना चाहिए, इंडियंस को ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डू नॉट कॉपरेट द ब्रिटिशर्स, यू कैन गेट योर इंडिपेंडेंस वेरी सुन।
विद इन 1 years यू कैन गेट, विद इन 2 years योर इंडिपेंडेंस। अगर ब्रिटिश को सपोर्ट करना बंद कर दोगे बच्चे, तो आपको आजादी बहुत तुरंत मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। यू विल गेट इंडिपेंडेंस वेरी सुन। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और ये आइडिया जानते हो कहां से लिया गया था? एक बुकवा था भाई, देयर वाज अ बुक, हिंद स्वराज। ये क्या नाम था? हिंद स्वराज। ये 1909 में लिखा गया था। क्या बुक का नाम था? हिंद स्वराज। और इसी से आइडिया लिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? इट वाज द मूवमेंट थ्रू विच महात्मा गांधी आस्क्ड इंडियंस नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिशर्स। आस्क्ड इंडियंस नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश को कॉपरेट आपको नहीं करना है, और अगर नहीं करोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें क्या मिल जाएगा? आजादी मिल जाएगा बच्चे। तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा मेरे दोस्त? अगला अगला सेगमेंट के लिए आप जरूर से जरूर, मैं बोल रहा हूं ना, मजा आ जाएगा तुम्हें। आई एम टेलिंग यू, आई एम प्रॉमिसिंग टू यू कि अगर ऐप पे आकर पढ़ोगे, मजा ही मजा है। थोड़ा सा भी बोर नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। अभी मैं कहां तक पढ़ा दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक। कहां तक पढ़ा दिया बच्चे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक पढ़ा दिया। और मैं वादा करता हूं कि वहां आओ और मैं एक बेहतरीन तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके खुद से आंसर लिखोगे भाई, कॉपी और रट्टा मार के नहीं, खुद से आंसर लिखोगे। तो कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है पता है? एक ऐप है भाई, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, MCR मैथ्स। ठीक है, एकदम वहां पे आपको मिलेगा सिस्टमेटिक वे में, नोट्स भी मिल जाएगा और सिस्टमेटिक वे में लेक्चर भी मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मैं ये सारे चीज, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, फेडरलिज्म, अरे वो कहाँ से, अरे पॉलिटिकल साइंस से, फेडरलिज्म हो, पावर शेयरिंग हो, या फिर आपका पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको डिटेल्स में और फिगर के साथ पढ़ाऊंगा बच्चे, कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही काफी। दैट्स ऑल। मिलेंगे अगले सेगमेंट में आपसे। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।